प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का लेसन नंबर 9 करेंगे। लेसन नंबर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो आज इसका सॉल्यूशन करने वाले बच्चों, देखिए पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यदि एक लक्षण अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण भी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? लक्षण भी पहले उत्पन्न हुआ होगा क्योंकि जीवों में जो लक्षण पहले उत्पन्न होता है उसकी प्रतिशत मात्रा उनमें अधिक होती है। देखिए बच्चों, लक्षण ए जो है वो 60% है, जबकि लक्षण ए जो है वो 10% है और लक्षण बी 60%। ये ज़्यादा है तो ये पहले उत्पन्न हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? यानी विभिन्नताओं के बढ़ने से उसके जीने की क्षमता कैसे बढ़ जाती है? विविधता के आधार पर जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। यदि स्पीशीज में विभिन्नताएं हों तो उनका अस्तित्व बढ़ जाता है, क्योंकि यदि स्पीशीज में विभिन्नताएं होंगी तो प्रकृति में परिवर्तन की स्थिति में कुछ जीव ऐसे भी होंगे जो इन परिवर्तनों को सहन कर सकें और धीरे धीरे अपने आप को उसी अनुसार ढाल लें। विभिन्नताएं नहीं होंगी तो यदि प्रकृति में कोई बदलाव होगा, जैसे तापमान बहुत अधिक बढ़ जाना या घट जाना, तो पूरी स्पीशीज का ही विनाश संभव है। तो इसलिए बच्चों विभिन्नताएं बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी होते हैं? मेंडल ने जब दो विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया तो उन्होंने पाया कि उत्पन्न नई पीढ़ी F1 पीढ़ी में विरोधी लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण परिलक्षित होता है और दूसरा दिखाई नहीं देता है, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण शुद्ध रूप में और मिश्रित रूप में भी दिखाई देते हैं। इससे मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि पहली पीढ़ी में दोनों लक्षण थे, परंतु इन लक्षणों में से केवल एक लक्षण दिखाई दिया। तो एक लक्षण परिलक्षित लक्षण ही प्रभावी था और दूसरा लक्षण अप्रभावी था बच्चों। तो इस तरह से प्रभावी अप्रभावी का उसे पता चला, यानी एक लक्षण दिखाई दिया और दूसरा गायब हो गया। इसको जो दिखाई दिया उसको प्रभावी कहा गया और जो दिखाई नहीं दिया उसको अप्रभावी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? विभिन्न लक्षण किस तरह से वंश के अनुसार चलते हैं? मेंडल ने जब गोल बीज वाले लंबे पौधों का झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधों से संकरण कराया तो प्राप्त F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले होंगे, लेकिन F2 की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। इनमें कुछ पौधे लंबे झुर्रीदार बीजों के और कुछ पौधे बौने गोल बीज के होंगे। अतः लंबे बौने लक्षण और गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत हो गए हैं। यानी आप देख सकते हैं F1 पीढ़ी में जो लक्षण गायब थे वो लक्षण F2 पीढ़ी में दिखाई दे गए। इस तरह से कह सकते हैं कि लक्षण वंशानुगत चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक ए रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति एक स्त्री से जिसका रुधिर वर्ग O है से विवाह करता है। उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है,
क्या ये सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। यह सूचना पर्याप्त नहीं है क्योंकि पुत्री का रुधिर वर्ग ओ माँ और पिता दोनों के जीन्स के संयोजन से प्राप्त हुआ है। दोनों में से जो लक्षण प्रभावी होता है वही संतति में दिखाई देता है। यहाँ रुधिर वर्ग ओ प्रभावी लक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो लिंग निर्धारण के लिए देखिए बच्चों कैसे होता है। मनुष्य में अधिकतर गुणसूत्र माता पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। प्रतिरूप होते हैं बच्चों, कॉपी, और इनकी संख्या 22 जोड़े होती है। 22 जोड़े गुणसूत्र जो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। 22 जोड़े जो पिता के अंदर होते वही माता के अंदर होते हैं और वही संतति में होते हैं। अब 23वां जोड़ा जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। जो 23वां जोड़ा है वो डिफरेंट होता है बच्चों। स्त्री में गुणसूत्र का पर्ण युग्म होता है जो दोनों एक्स कहलाते। 23वां जोड़ा जो है वो स्त्री के अंदर XX पाया जाता है, जबकि 23वां जोड़ा पुरुष के अंदर XY गुणसूत्र पाया जाता है। नर में एक गुणसूत्र X का होता है और दूसरा गुणसूत्र Y का होता है। ये 23वें जोड़े की बात चल रही है बच्चों। बच्चों का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। यदि पिता से बच्चे को X गुणसूत्र मिला है तो वह लड़की, और जिसे पिता से Y गुणसूत्र मिला है तो वह लड़का होगा। तो देख सकते हैं बच्चों, नर के अंदर X और Y ये 23वां जोड़ा गुणसूत्र है, जबकि स्त्री के अंदर X और X ये 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है। यदि नर का X और स्त्री का भी X मिल जाता है तो ये लड़की होने के संकेत होते हैं, और Y मिलता है पुरुष से, X मिलता है स्त्री से, तो XY ये मेल के अथवा लड़के होने के संकेत होते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है? एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या में बढ़ोतरी निम्न लक्षणों पर आधारित है। लैंगिक प्रजनन द्वारा इस स्पीशीज में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जीवों के अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है बच्चों। योग्यता के लिए उत्तरदायी उत्तरजीविता, वातावरण के अनुकूल अपने आप को डालने की क्षमता। तो ये कुछ योग्यताएं हैं जो किसी जीव को उसकी व्यष्टि में बनाए रखती है, समष्टि में बनाए रखते हैं किसी व्यष्टि को। जीवों में एक और योग्यता है, जीवों में वंश को आगे बढ़ाने की योग्यता। वातावरण के अनुकूल या योग्यतम लक्षणों वाले जीव स्वस्थ संतान उत्पन्न करके वंश चलाते हैं बच्चों। ये भी व्यष्टि को समष्टि में बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण विभिन्न सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होंगे, क्योंकि एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के DNA में नहीं जा सकते। इस प्रकार ये लक्षण वंशानुगत नहीं होते। उदाहरण के लिए यदि चूहे की पूंछ काटकर जनन कराया जाए तो कई पीढ़ियों के बाद भी कोई बिना पूंछ वाला चूहा उत्पन्न नहीं होगा। इससे यह पता चलता है कि उपार्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है?
आज पर्यावरण में बहुत परिवर्तन हो रहा है और बाघ इस परिवर्तन के अनुसार स्वयं को ढाल नहीं पा रहे हैं। बाघों में प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता कम है, जिसके कारण बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है। इस तरह तो भविष्य में बाघों का अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। आगे देखिए बच्चों, वे कौन से कारक हैं, वे कौन से कारक है जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है। वे कारक जो नवीन स्पीशीज के जन्म में सहायक है निम्न प्रकार से: शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, विभिन्नताएं जिनमें जन्म की अक्षमता न हो, आनुवांशिक विचलन या प्राकृतिक वर्ण। क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधे के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है, लेकिन स्वपरागित स्पीशीज के पौधों में विभिन्नताएं कम होती हैं। विभिन्नताओं का मुख्य कारण डीएनए की प्रतिकृति में बदलाव आना होता है बच्चों। क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? अलैंगिक जनन करने वाले जीव एक लिंगी होते हैं, इसलिए इनमें विभिन्नताएं बहुत कम आती हैं। अलैंगिक जीवों में भौगोलिक पृथक्करण के कारण नई जाति का उद्भव नहीं हो सकता, क्योंकि इनको भौगोलिक के तौर पर पृथक किया जाए तो भी ये उस स्थान पर अपने जैसे जीव उत्पन्न करेंगे, अपने जैसे जीव को ही उत्पन्न करेंगे। इस वजह से इनका जो भौगोलिक पृथक्करण है वो जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। हम स्पीशीज के ऐसे समूह का निर्माण कर सकते हैं जिनके पूर्वज निकट अतीत में समान थे। अतीत की कड़ियों को जोड़ते हुए हम विकास की प्रारंभिक स्थिति तक पहुंच सकते हैं। विकासीय संबंधों को जानने के लिए समान अभिलक्षणों की पहचान की जाती है। पक्षियों, सरीसृप और जल स्थलचर की भांति स्तनधारियों के भी 4 पैर होते हैं। ऐसे समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाली विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिलती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? चमगादड़ के पंख उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलने से बने हैं और तितलियों के पंख उसकी पूरी अग्र बाजू की त्वचा के फैलने से बनते हैं, जो परों से ढकी रहती है। पर होते बच्चों पंख, दो पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना और संघटकों में बहुत अंतर है। इनकी उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है, इसलिए इन्हें समजात अंग नहीं कहा जा सकता बच्चों। जीवाश्म क्या है? ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन हो जाता है और वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव और उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अपघटन पूरी तरह नहीं हो पाता। जीवों के इस तरह के परिरक्षित अवशेष यानी लंबे समय से रक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाता है और उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाती है। यदि किसी स्थान की खुदाई की जाती है तो एक गहराई के बाद जीवाश्म मिलने लगते हैं। पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहराई में मिलने वाले जीवाश्म की तुलना में अधिक नए होते हैं। जैव विकास को जानने की दूसरी विधि फॉसिल डेटिंग होती है। फॉसिल डेटिंग जो कार्बन की सहायता से की जाती है बच्चों। कार्बन की सहायता से हम जीवाश्मों की उम्र ज्ञात कर सकते हैं कि वो कितना पुराना है। जिसमें जीवाश्म पाए जाने वाले
तत्वों के आधार पर जीवाश्मों का समय निर्धारण किया जाता है। तो ये फॉसिल डेटिंग विधि होती है जिसमें जीवाश्मों का समय पता लगा लिया जाता है। क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं? आकृति, आकार, रंग रूप में दिखाई देने वाले मानव एक ही जाति के होते हैं क्योंकि सभी मानव में विभिन्नताएं होने के बावजूद भी शारीरिक संरचना, संगठन, क्रियाविधि आदि समान होती है। इनकी विभिन्नताएं केवल आनुवंशिक विचलन, भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन का परिणाम है। विकास के आधार पर क्या बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली और चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। विकास के आधार पर जीवाणु, मकड़ी, मछली और चिंपैंजी में शारीरिक अभिकल्प अलग है क्योंकि चिंपैंजी की शारीरिक संरचना इन सब से जटिल है। इस प्रकार विकास में प्रगति की स्पष्ट प्रवृत्ति है। समय के साथ साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि होती है। तो इनमें सबसे अधिक शारीरिक अभिकल्प किसका है? चिंपैंजी का है। अभ्यास के क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनमें बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधों के साथ कराया गया जिनके सफ़ेद फूल थे। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने पौधे थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी। तो टी बड़ा जो प्रयोग किया गया बच्चों वो लंबे पौधों के लिए, और स्मॉल टी प्रयोग किया गया वो स्मॉल पौधों के लिए किया गया है, छोटे पौधों के लिए किया गया है। इसी तरह से डब्ल्यू प्रयोग किया गया है। तो आंसर इसका होगा TTWW, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों। समजात अंगों के उदाहरण हैं। सारे के सारे उपरोक्त सभी, हमारा हाथ कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी यानी ऊपरी स्तर का जो छिलका होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किस से अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, या फिर मकड़ी से या जीवाणु से? चीन के विद्यार्थी से समानता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अध्ययन से पता चलता है कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चे के जनक अथवा माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। यदि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चे के लक्षण ए कैपिटल ए और स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए और स्मॉल ए हैं, यदि बच्चे के लक्षण कैपिटल ए हैं तो उसके माता पिता के लक्षण भी ए हो सकते हैं। तो ये देखिए संकरण कराया गया ए का, तो दोनों से कैपिटल ए मिलता है। यदि बच्चे के लक्षण स्मॉल ए हैं तो उनके माता पिता के लक्षण भी स्मॉल ए होंगे। यदि स्मॉल ए थे माता पिता के तो स्मॉल ए लक्षण मिलते हैं बच्चों समष्टि के भी, उसके संतति के। अतः यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि आँखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार संबंधित है? मानव के पूर्वज एक ही थे, धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ और इसी विकास के कारण जीव सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर हुए तथा विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए। इस प्रकार जैव विकास ही वर्गीकरण की सीढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर बार एग्जाम में मिल जाता है। समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। समजात अंग जो संरचनाएं उत्पत्ति और मूल संरचना में एक समान होते हैं लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहा जाता है बच्चों। जैसे पक्षी के पंख कार्य एक जैसे होते हैं, मनुष्य के
हाथ देख सकते हैं। कार्य भिन्न भिन्न होने चाहिए, इनके कार्य भिन्न भिन्न होने चाहिए, लेकिन मूल जो उत्पत्ति और संरचना वो समान होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मनुष्य के दोनों हाथ हैं, संरचना एक जैसी होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। समरूप अंग जिन अंगों की संरचना उत्पत्ति अलग होती है लेकिन देखने में और कार्य में समान होते हैं। मूल जो उत्पत्ति है वो अलग होगी लेकिन देखने में वो एक समान दिखाई देंगे और कार्य भी समान करेंगे। चमगादड़ के पंख है, मूल उत्पत्ति जो है अलग होती है, देखने में एक जैसे लगते हैं, कार्य भी उड़ने का करते दोनों पंख। कीट या पक्षी के पंख भी ऐसे ही होते हैं। कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। पीढ़ी में सभी काले रंग के पिल्ले हैं, इससे हम यह कह सकते हैं कि काला रंग प्रभावी है और सफ़ेद अप्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 8, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। जीवाश्म जीव के अवशेष हैं जो कभी पृथ्वी पर मौजूद थे। जीवाश्म से हमें जीवों के इतिहास की जानकारी मिलती है और वर्तमान में इन जीवों में आए परिवर्तनों को जानने में मदद मिलती है। इनके द्वारा पता चलता है कि पृथ्वी की सतह के करीब पाए जाने वाले जीवाश्म गहरी परतों में मौजूद जीवाश्मों की तुलना में अधिक हाल के हैं। जीवाश्म के द्वारा पुरातन जीवों के समय निर्धारण और अंगों की संरचना के आधार पर आज के जीवों के विकास क्रम को समझा जा सकता है। तो बिल्कुल समझा जा सकता है अधिक पुराने जीवाश्मों के आधार पर कि अधिक पुराना जीवन, उसी के आधार पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हाल्डे ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है। उनका मानना था कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो यह एक गर्म गैसीय द्रव्यमान था जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन आदि तत्व होते थे। ये तत्व पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे अणुओं बनाने के लिए संयुक्त होते थे। पानी के बनने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी हुई और अकार्बनिक अणुओं ने पानी में एक दूसरे के साथ बातचीत करके सरल कार्बनिक अणुओं जैसे शक्कर, फैटी एसिड, एमिनो एसिड आदि का निर्माण किया। इन कार्बनिक अणुओं को प्रोटीन अणुओं के रूप में इकट्ठा किया जाता है जिससे पृथ्वी पर जीवन को जन्म दिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं, व्याख्या कीजिए। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। लैंगिक जनन में एक ही जनन द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए जीवों में बहुत अधिक समानताएं होती हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों जीवों का बराबर योगदान होता है, जिसके कारण विभिन्नताएं अधिक होती हैं। ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी और अधिक बढ़ती चली जाती है। ये विभिन्नताएं जीवों को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सहायता करती हैं, जिससे उनका अस्तित्व बड़ा रहता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। लैंगिक प्रजनन में DNA के 2 गुणसूत्र संतान को मिलते हैं, जिनमें से एक नर का होता है और दूसरा मादा का होता है। किसी एक गुणसूत्र से ही संतति की उत्पत्ति संभव नहीं होती है। दोनों गुणसूत्रों में से जो लक्षण प्रभावी होता है वही संतान में दिखाई दे जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव या व्यष्टि के लिए उपयोगी होती है समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों और क्यों नहीं? हम इस कथन से सहमत हैं क्योंकि जो विभिन्नताएं जीवों के लिए पर्यावरण में जीवित रहने के लिए उपयोगी होती है वो वंशानुगत होती है। विभिन्नताओं के कारण ही जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है और अधिक समय तक समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है बच्चों।